Hello everybody. So, I am Dr. Namrata Bajpayee and today we are going to discuss about spectroscopy, the basic principles, fundamental of spectroscopy. जैसे कि हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी बीएससी फाइनल ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 के सिलेबस के हिसाब से स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा है और अब हम चालू करने जा रहे हैं आईआर यूवी विजिबल। मगर उसको जानने से पहले हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। नाउ हियर आर टू थिंग्स एज वी कैन सी, लाइट या EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। अब ये जो मैटर है वो कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी आयन, इट कुड बी अ मॉलिक्यूल और इट कुड बी एटम, व्हाटएवर। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं इसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ गो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये रेडिएशंस जो होती हैं ये इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स की इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होती हैं। तो ये रेडिएशन जब मैटर पर पड़ती हैं तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट देयर आर सम चेंजेस, आइदर आयनाइजेशन और द एनर्जी लेवल चेंजेस। तो जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ओके, एंड दिस गिव्स यू द स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजल्ट। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ बेसिकली हम दोनों में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं ये इसमें हम बेसिकली इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं और बेसिक प्रिंसिपल, यानी किस प्रिंसिपल पर बेस करके स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट किस किन चीज़ों से मिलके बना है, वगैरह वगैरह। उसी तरीके से जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पता लगाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पता लगाना चाहते हैं। तो बेसिकली हम इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, अननोन मॉलिक्यूल, इसके बारे में हम पता लगाना चाहते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं या उस कंपाउंड में या उस मिक्सचर में कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ये हमें पता चलता है क्वालिटेटिव। यानी हमें फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने लिया है, आपको पता नहीं है पर आपने लिया है इथेनॉल, ओके, इथेनॉल में हमें क्वालिटेटिव हमने एनालिसिस किया स्पेक्ट्रोस्कोपिक, तो हमें पता चला कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होती है वो क्वांटिटी के बारे में हमें बताती है। फॉर एग्जांपल किसी सॉल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन क्या है, या किसी मिक्सचर में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, उनका प्रोपोर्शन कितना है, या फिर सबसे सिंपल किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी है। तो जैसे हमें इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं और ऑक्सीजन के 1 है, ओके। तो ये हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के द्वारा पता चलता है, तो हमें इसके एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन। तो हम बेसिकली अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विषय में पढ़ रहे हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं, ओके। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लेते हैं स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, प्रिज्म की मदद से हम स्पेक्ट्रा लेते हैं। जैसे हम ये वाइट लाइट ले रहे हैं, वाइट लाइट जो है वो आपको स्पेक्ट्रा देती है, ये आपने पढ़ा है, ओके। लाइट के विषय में पढ़ा है, लाइट इज़ द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। और भी रेडिएशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, बहुत लंबे रेंज के रेडिएशन हैं, पर हम सबको यूजुअली लाइट कह देते हैं। तो लाइट के बारे में हमें पता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि लाइट के विषय में बहुत सारी थ्योरी प्रोपोगेट की गई। सबसे पहले न्यूटन ने इसकी कॉर्पस्कल्स थ्योरी दी, ओके। उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल से मिलके बने हैं। उसके बाद इसकी वेव थ्योरी दी गई मैक्सवेल द्वारा। मैक्सवेल ने कहा कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल वेव के इंटरेक्शन से बनती है, ओके। तो इससे हम बहुत सारे फिनोमिना जैसे इंटरफेरेंस हो गया या डिफ्रैक्शन हो गए, इस टाइप के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते थे।
लेकिन आगे जाके कुछ ऐसे फिनोमेना भी हमको मिले जो इन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होते थे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वगैरह। तो फिर फाइनली आइंस्टीन ने कहा कि लाइट की होती है ड्वेल नेचर। ओके, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट में क्या है कि हम पार्टिकल भी मान सकते हैं इसको, तो और इसको हम मान सकते हैं वेव भी मान सकते हैं। ओके, पार्टिकल जो होते हैं लाइट पार्टिकल्स, उनको हम कहते हैं फोटॉन्स। अब ये फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट दिया मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक, ओके, 1900 में इन्होंने बोला कि जो कोई भी, जब हम एटम के बारे में पढ़ रहे थे कि एटम के स्ट्रक्चर के को हम कैसे डिटरमाइन करें, तो उस वक्त कहा गया कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और एंड कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करते हैं। मूविंग चार्ज बॉडी व्हेन एवर रोटेट, तो यह इसकी एनर्जी जो है वो लॉस होती जाएगी, और ऐसे कंटिन्यूसली लॉस होते होते फिर वो तो इसमें जाके कोलैप्स हो जाएगा, कम होते जाएगा रेडियस, और ये न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर बोर मॉडल आया। उसमें ये कहा गया कि नहीं, ये जो एनर्जी है ये एक पर्टिकुलर अमाउंट में रेडिएट होती है। ओके, तो मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है, कोई भी मूविंग बॉडी या कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्टिकल जो एनर्जी वो कर रहा है वो एक पर्टिकुलर क्वांटा में डेसिपेट करता है, और इस क्वांटा, ये डेल्टा इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम कहते हैं फोटोन। ओके, क्वांटा मतलब क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी। जैसे हम नोट इस्तेमाल करते हैं, ओके, 10 के नोट हैं हमारे पास, तो हम 10-10 के नोट देंगे। ओके, हमारे पास 1.5 का नोट नहीं है, हमारे पास 5.3 का नोट नहीं है, हम नहीं दे सकते। हमारे पास 1 रुपये का नोट है, 2 रुपये का, 5 रुपये का नोट है, तो ये नोट हमारे पास जितने अमाउंट के उतना ही हम दे सकते हैं। ओके, उसके बीच का अमाउंट हम नहीं दे सकते। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये फोटोन के एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी हो, तो इस एनर्जी को उन्होंने कहा कि ये एनर्जी है h म्यू। म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ एंड h इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, हम इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 to 10⁻⁻34 जूल सेकेंड पर मॉलिक्यूल। ओके, एक मॉलिक्यूल के, क्योंकि अगर एवोगाड्रो नंबर के निकालना है तो हमें इसमें n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो ये हुआ फोटोन। तो आइंस्टीन ने कहा कि जो लाइट रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की भी होती है, वेव नेचर की भी होती है, और पार्टिकल नेचर, यानी उसमें छोटे छोटे एनर्जी के क्वांटा या फोटॉन्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ओके, इनविजिबल पार्टिकल, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इस लाइट में कंसिस्ट होते हैं। तो इसके मदद से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा पाए। ओके, तो ये तो था। अब इसके बाद हम आते हैं स्पेक्ट्रा। व्हाट इज स्पेक्ट्रा? ओके, स्पेक्ट्रा में हम क्या करते हैं? स्पेक्ट्रा में हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर मैटर, जो भी सब्सटेंस है, एटम, मॉलिक्यूल, जो भी हमारा रिक्वायर्ड सब्सटेंस है, इससे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं। अब यहाँ पर रेडिएशन जो है ये, इसमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं। ये चीज़ हमने देखा था कि लाइट वेव में भी आपके 7 कलर्स होते हैं। ओके, 7 कलर के वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे डिस्क्रीट वेवलेंथ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक मोनोक्रोमेटर रखते हैं, मोनोक्रोमेटर से लाइट को पास करते हैं, जो कि बाकी सारे वेवलेंथ को कट ऑफ कर देती है, सिर्फ एक वेवलेंथ को पास करने देती है। ये वेवलेंथ वो होता है जिसमें कि हम यहाँ पर ये मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा। ओके, जो भी सब्जेक्ट मॉलिक्यूल लिया है उसको वो इंटरेक्ट कौन से वेवलेंथ पे करेगा, उसी वेवलेंथ को हम लेते हैं। इस वेवलेंथ को अगर हम इस सब्सटेंस से पास करें तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, या लाइट एमिट हो सकती है। ओके, लाइट एब्जॉर्ब होगी, ट्रांसमिट होगी, ओके, या स्कैटर्ड भी हो सकती है। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड अनदर वन इज स्कैटरिंग
स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है कि हमने जो लाइट पास की, ओके, जो हमने रेडिएशन पास की, उसकी एनर्जी को इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद ये एनर्जाइज हो जाते हैं। भाई इनके पास एनर्जी आ गई तो ये घर में क्यों रहेंगे, ये लग्जरी होटल में जाके रहेंगे, है कि नहीं। तो लाइकवाइज ये एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और अपने से ऊपर वाले लेवल पे, यानी इसका लेवल E1 था, इसका लेवल E2 था। तो ये जब तक इनके पास एनर्जी नहीं थी इवन लेवल पे थे, क्योंकि इनके पास इवन लेवल की एनर्जी थी। लेकिन लाइट वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अब इनके पास खूब एनर्जी है। ओके, जैसे खूब पैसे आ जाते हैं तो लोग खूब उड़ाते हैं, उसी तरीके से तो ये अपना ये 2 BHK वाला बंगला छोड़कर ये लग्जूरियस विला में चले गए। ठीक है, अब ये कहलाती है दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम इसको लेते हैं तो इसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, जो लाइट रेडिएशन है यहाँ रिकॉर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं तो बाकी सारी वेवलेंथ तो आ जाती हैं, लेकिन जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की गई है मॉलिक्यूल द्वारा, उस वेवलेंथ की जगह पे हमें ब्लैंक स्पेस मिलता है। ओके, तो अगर ये एनर्जी लेवल दूर दूर हैं तो हमें इस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, और अगर ये एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है यानी पास पास है तो ये क्या है, ट्रांजिशन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में हमें ये बैंड स्पेक्ट्रा मिलते हैं। बैंड स्पेक्ट्रा आपने यूवी विजिबल में देखा होगा ऐसा वाला। ओके, तो ये मिलते हैं अगर एनर्जी लेवल पास पास में। ओके, सो दिस गिव्स यू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा अब इसी के आगे का है, यानी कि एब्जॉर्प्शन हम नहीं ले रहे हैं, हम ये जो मॉलिक्यूल है ये तुरंत ही वो हो जाता है तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं मिलता। अब थोड़े दिन बाद जब सारे पैसे खर्च हो गए, यानी सारी एनर्जी डेसिपेट हो गई, अब इसको यहाँ रहना अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये वापस आ जा रहा है पुराने लेवल पे। ओके, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन अपने पुराने घर में वापस आ गया। सो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो डेसिपेट करेगा, वो खर्च करेगा, है ना। तो फिर यहाँ पर ये जो एमिशन हुआ है, यानी पहले एब्जॉर्प्शन हुआ था उस समय का स्पेक्ट्रा हमें नहीं मिला, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही ऊपर प्रमोट हो गया नेक्स्ट लेवल पे। लेकिन जब वो वापस आ रहा है देन इट एमिट्स द रेडिएशन, और इस रेडिएशन को हम मेज़र करते हैं तो ये हमारा आता है एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज द एग्जांपल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है यूवी विजिबल, IR। ओके, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्कैटरिंग, अब कई बार ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल है इस पर जब लाइट रेडिएशन पड़ती है तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि लाइट रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये स्कैटर्ड कर देता है। ओके, जैसे पत्थर पे आप कुछ डालते हो वापस आ जाता है ना, लाइकवाइज ये स्कैटर्ड कर देता है। तो इस स्कैटर्ड रेडिएशन को हम मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, और इससे हम पता लगाते हैं इसके बारे में। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये होता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपने पढ़ा होगा, CV रमन जो है हमारे यहाँ के नोबेल प्राइज़ विनर, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड स्कैटरिंग। ओके, तो जो लॉज अप्लाई होते हैं इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में, सबसे पहले हम देखते हैं लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ आपने पढ़ा होगा। लैम्बर्ट लॉ में क्या होता है कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे एक सब्सटेंस है, इससे हमने लाइट रेडिएशन पास की, दिस इज I0, दिस इज I। ओके, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी I0 है और जो रेडिएशन हमें मिली उसकी इंटेंसिटी I है। ओके, और इस सब्सटेंस कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इसकी थिकनेस जो है T, वो T है। तो लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन एमिटेड पास थ्रू दिस सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। जो इंटेंसिटी है, यानी जो लाइट रेडिएशन ट्रांसमिट हुई है, वो जो हमें मिली है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी सब्सटेंस के थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके,
मतलब जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी कम इंटेंसिटी होगी। ये तो एक सिंपल सी बात है। देखिए, जैसे कि आप आवाज़ लगा रहे हैं, ओके, एक रूम से दूसरे रूम में आवाज़ लगा रहे हैं तो वहाँ तक आवाज़ पहुँच गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ 5 रूम तक जाए, वहाँ कितनी सुनाई देगी आपकी आवाज़? आपकी आवाज़ की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और यहाँ बहुत धीमी आवाज़ सुनाई देगी। लाइकवाइज अगर थिकनेस बढ़ा रहे हैं हम तो इंटेंसिटी कम होती जाती है एब्जॉर्प्शन के कारण। ओके, तो ये रेसिप्रोकल। उसी तरीके से बियर्स लॉ, ये बियर ने दिया था। इन्होंने क्या कहा, सॉल्यूशन के विषय में कहा था कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है जिसका हमने यहाँ सॉल्यूशन लिया है और उससे हम कोई लाइट वेव पास कर रहे हैं, ओके, जिसकी इंटेंसिटी I0 है, निकलने वाले की इंटेंसिटी I है। तो दिस I इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। ओके, यहाँ जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसका जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब अगर जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ओके, ये भी वही सेम प्रिंसिपल है। यहाँ पर हम जैसे जैसे थिकनेस बढ़ा रहे हैं तो मटेरियल के लेयर बढ़ते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल के लेयर बढ़ते जा रहे हैं, तो इंटेंसिटी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ जो निकलने वाली इंटेंसिटी है वो कम है। ओके, लाइकवाइज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं हम इस सॉल्यूशन में। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये लाइट जितनी एब्जॉर्ब हो रही है उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है दैट इज लेस। ओके, नाउ इन दोनों लॉज को कंबाइन करके हम बनाते हैं लैम्बर्ट-बियर लॉ। ये लॉ बनाया गया इन दोनों लॉ को कंबाइन करके, यानी कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस एंड कंसंट्रेशन ऑल्सो। ओके, और फिर यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके हम कहते हैं K इक्वल टू ICT। ओके, ICT। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है लैम्बर्ट-बियर लॉ, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल यूजिंग फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर UV एंड विजिबल स्पेक्ट्रम। ओके, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम UV और विजिबल रेंज के स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, सो ये फॉर्मूला यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट में एक क्यूवेट होता है। क्यूवेट इज़ अ टेस्ट ट्यूब टाइप ऑफ थिंग। ओके, मटेरियल इसका अलग होता है, बोरोसिलिकेट। तो इससे जब हम पास करते हैं और इसमें जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका जो कंसंट्रेशन है, क्यूवेट की थिकनेस हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर यूजुअली होती है स्टैंडर्ड थिकनेस। तो ये T हो गया, ये जो है कंसंट्रेशन हो गया। ओके, तो ये हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, तो यहाँ जो है ये इंटेंसिटी, लाइट की कितनी इंटेंसिटी लिखी है, इस लॉ से हमें मिलेगा, लैम्बर्ट-बियर लॉ से। ओके, सो दीज आर द बेसिक लॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम आगे देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेंज क्या क्या है। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन है मैटर के बाद। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मैंने आपको रेंज हल्का सा बताया था। ओके, अभी हम ये देखते हैं कि कौन से रीजन में कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्ब की जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल आपका रीजन है, फ्रीक्वेंसी हम ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। ओके, 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁻10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है अगर आपकी रेडिएशन की, तो इसको हम कहते हैं, ये रेंज कहलाता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, या रेडियो वेव्स भी कहते हैं हमको, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर यूजुअली इस रेडिएशन का इस्तेमाल हम करते हैं NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके, उसके बाद है 10⁻10 से लेकर 10⁻12 तक। ओके, ये रीजन कहलाता है माइक्रोवेव रीजन, माइक्रोवेव रेडिएशन हम इसको कहते हैं। ये एनर्जी, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जैसे कि आपको पता है कि म्यू इज इक्वल टू C/λ, ये C एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशनशिप है?
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ बढ़ रही है तो वेवलेंथ घटेगी। ओके, मतलब यहाँ ज़्यादा वेवलेंथ होगी, यहाँ कम वेवलेंथ होगी। ओके, लैम्डा घटेगा। तो एनर्जी जो ऑफ द रेडिएशन, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोवेव रीजन की जो रेडिएशन है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और कितनी होती है? इतनी होती है कि वो किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट करा सके। ओके, रोटेट यानी अब हम किसी के ऊपर फूंक, कोई पत्थर है, कोई चीज़ है, फूंक मार रहे हैं तो वो रोटेट हो जाता है। तो ये इतनी एनर्जी है, तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। जो इस रीजन में हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लाइकवाइज 10⁻12 से लेकर 10⁻14 तक का रीजन कहलाता है IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन। ओके, इंफ्रारेड रीजन में क्या होता है कि जो एनर्जी है इससे ज़्यादा होती है ऑब्वियसली। तो एनर्जी ज़्यादा तो होती है पर इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि आयनाइज हो जाए एटम। यहाँ इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे आपके डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं ये वाइब्रेट हो जाए। ओके, वाइब्रेशन आप समझते हैं, हाँ, वाइब्रेशन हो जाए। तो इसीलिए ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस रीजन के स्पेक्ट्रोस्कोपी को। लाइकवाइज 10⁻14 से लेकर 10⁻16 तक यूवी और विजिबल रीजन कहलाता है, यूवी रेंज और विजिबल। यहाँ एनर्जी हाई होती है काफ़ी, IR से तो ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इतनी एनर्जी तो होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके आयनाइज हो जाए, तो अपर लेवल में चला जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था E1 लेवल से E2 लेवल में चला जाए। ओके, तो इसीलिए यूवी विजिबल में हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, 10⁻16 से 10⁻18 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी आती है एक्स रेज की। अब ये हाई एनर्जी रेडिएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आयनाइजेशन। ओके, आयनाइजेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एक्स रे रीजन में आयनाइजेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पाई जाती है। सो 10⁻18 से 10⁻20, अब ये बहुत ही हाई रेंज है, यहाँ मतलब हाई एनर्जी की रेज है, तो ये गामा रेज कहलाती है। ओके, और गामा रेज में इलेक्ट्रॉन क्या, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो इसलिए ये इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, ये इनकी रेंज है। ओके, और यहाँ फ्रीक्वेंसी। तो अब ये हो गया, मुझे लगता है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह का फंडामेंटल इंट्रोडक्शन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के वीडियोस में हम एक एक करके ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे, IR, UV, विजिबल। ओके, सो इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर कोई दूसरा टॉपिक आप चाहते हैं कि उसकी भी वीडियो बनाएं तो वो भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।